तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे 5 फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में जिसने मुझे अपने फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प किया है फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो सबसे पहला जो लेसन है वो है आप पैसों को किस तरीके से देखेंगे, किस नजरिए से देखेंगे, ये डिपेंड करता है आपके लक पे। जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि यार मेरे ख्याल से तो लक वक कुछ नहीं होता, सब कुछ हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑथर कहते हैं मान लो 2 इंसान है, एक इंसान जो यूएस में पैदा हुआ था, दूसरा वो भी यूएस में पैदा हुआ था, लेकिन इन दोनों का जो थिंकिंग है मनी को लेके ये बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि पहला इंसान पैदा हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, जब यूएसए में रिसेशन चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था, तब लोगों के पास खाना होना और खुद का मकान होना ये दोनों ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एक दूसरा इंसान है वो पैदा हुआ जब यूएस इकोनॉमी बूम पे था, जब यूएस इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट सब कुछ बढ़िया रिटर्न दे रहा था। उस वक्त जो इंसान पैदा हुआ होगा उसके लिए सिर्फ खाना और मकान ये दोनों बेसिक नीड्स नहीं थे, इसके अलावा उसके लिए मेन प्रायोरिटी था उसके खुद के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ग्रो करना। पहले इंसान के लिए खाना और एक घर रहना और कपड़ा रहना ये बेसिक और मेन मोटिव था, जबकि दूसरी तरफ खाना, मकान, कपड़ा ये सब दूसरे इंसान के लिए एक बेसिक नीड तो था, लेकिन उससे बढ़कर उसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना था, उसे अपने लग्जरी पे भी खर्च करना था। पहला इंसान हार्डली अपने कमाई का कुछ हिस्सा लग्जरी पे खर्च करेगा, लेकिन दूसरा इंसान अपने कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लग्जरी पे खर्च करेगा, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है जहाँ पे वो पैसों का उतना वैल्यू करना नहीं सीखा है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मार्केट से बहुत बढ़िया रिटर्न आ रहा था। जबकि पहला इंसान स्टॉक मार्केट से रिटर्न तो छोड़ो कुछ भी नहीं ले पाया, उल्टा उसका सब कुछ डूब गया मार्केट में। दूसरा लेसन जो मॉर्गन हसल अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताता है वो बताता है कि बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी आर नॉट सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको खुद का एक देखा हुआ एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है, उसके पास एक 1.5 लाख का गेमिंग पीसी है, उसके पास 3 नाइक के एयर जॉर्डन शूज है जिनका प्राइस 18,000 to 25,000 वेरी करता है, उसके पास एक वन प्लस का सेट है, एक सैमसंग का सेट है, एक स्मार्ट वॉच है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। वो हमेशा महंगे क्लॉथ्स पहनता है, बहुत आलीशान से रहता है, शौन और साकत से रहता है। लेकिन जब मुझे भी लगता था कि वो बहुत पैसे वाला आदमी है, लेकिन एक बार मैंने जब वो जब यूपीआई में पेमेंट कर रहा था, सिर्फ 100 रुपीज़ पेमेंट करते टाइम वहाँ पे लिखा है इनसफिशियंट बैलेंस। तो मैंने सोचा यार इसके बैंक में 100 रुपीज़ नहीं है। फिर उसने बताया उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, 2 BNPL कार्ड है। BNPL इन द सेंस वो बाई नाउ पे लेटर कार्ड होता है ना, वो वाला कार्ड है। और तो और उसके पास ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो उसे पर मंथ 2000 रुपीज़ तक का लिमिट देता है, क्रेडिट लिमिट देता है, जिसके चलते वो फ़ोन में रिचार्ज, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ये पहले ले सकता है, 1 या 2 महीने बाद वो उसे आराम से पे कर सकता है। और उसके अकाउंट में मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट 73 रुपीज़ था उस टाइम पे, सही में। तो अब आप बताइए, उसे देख के मैं इतने दिनों तक समझ रहा था कि ये तो बहुत रिच है, जो कि वो है, वो रिच है, लेकिन वो वेल्दी नहीं है, उसके पास कोई एसेट नहीं है। कल को अगर कोई मुश्किल आता है उसके फैमिली पे, ऑल्दो उसके फादर है इनकम के लिए, लेकिन जब उसका फादर चला जाएगा, पास हो जाएगा, जाके सबके फादर मरते हैं, तो जब उसका फादर मर जाएगा एंड उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएगी और वो अपने लाइफ को अभी जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ग्रो कर रहा है उस हिसाब से वो खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या वो उस टाइम पे भी ऐसा कर पाएगा? क्या वो तब भी कभी भी वेल्दी बन पाएगा? क्योंकि रिच तो वो बन पाएगा, जैसे हम सब सोचते थे, हम सब दोस्त, कि इसके पास कितना पैसा है, इसके पास तो मतलब ये जब चाहे तब कुछ खरीद सकता है। लेकिन जब मैंने देखा कि इसका पूरा ज़िंदगी तो उधार पे चल रहा है, तो आप बताइए क्या ऐसा रिच बनने का कोई फ़ायदा है या फिर वेल्दी बनने का फ़ायदा है जिसके पास स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें। तो आप बताइए बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो अगला लेसन जो मॉर्गन हसल अपने किताब में शेयर करते हैं वो है बीइंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर नॉट सेम। अब मैं ये देख क्यों रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एपिसोड KBC का आप सबने ज़रूर देखा होगा। इस एपिसोड में ये इंसान 7 करोड़ रुपए जीतता है। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, इसके हिसाब से ये इंसान कभी भी गरीब हो ही नहीं सकता था अगर इसने अपने पैसों को सही से मैनेज किया था। 7 करोड़ में से इसे मैं मान लेता हूँ उसे 30% टैक्स देना है, तो वो होता है 2 करोड़ 1 लाख, जिसमें आखिर में उसके पास बचता है 4 करोड़ 90 लाख रुपीज़। अगर ये इसे सिंपल FD भी करवा देता ना, 5% का FD करवा देता, तो भी इसे हर साल
24,50,000 रुपए मिलते, यानी कि हर महीने बैठे बैठे ये 2 लाख का अर्निंग कर रहा होता। और ये तो आज से 4-5 साल पहले का वीडियो है। तो उस टाइम पे पर मंथ 2 लाख का इनकम करना ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से ये इंसान कुछ कर ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ अगर इसने इस 4 करोड़ 90 लाख को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, जहाँ पे मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ इसे 12% का एवरेज रिटर्न मिलेगा, तो इसे हर साल 58,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। हर साल इसका पैसा ऐसे ग्रो होता। अब मैं ये नहीं कर रहा कि हर साल 58 करके ही आता, नहीं, मतलब इसे आता, लेकिन किसी साल 1 करोड़ भी आ जाता, किसी साल 30 लाख भी आ जाता, ऐसे करते करते। लेकिन ऑन एन एवरेज हर साल इसका अगर 12% में अगर हम CAGR लेंगे तो 58 लाख करके इसे हर साल अपने वेल्थ में ऐड कर पाता। दूसरी तरफ ये अगर इंडेक्स फंड में रहता तो इसे हम 2% के हिसाब से अगर लें तो इसे 9,80,000 रुपये तो हर साल डिविडेंड ही मिलता, यानी कि हर महीने इसे फिर भी बैठे बैठे 50 से 70,000 रुपये का प्रॉफिट तो ऐसे ही हो रहा होता। लेकिन सच तो यह है कि ये इंसान कभी भी करोड़पति रह ही नहीं पाया। उससे 2-3 साल बाद उसने गैम्बलिंग किया, उसने शराब के नशे में चला गया, ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसके चलते वो फिर से अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास उसने अपने ब्रेन का यूज़ करके, KBC में अपने लक का यूज़ करके, कुछ भी करके पैसा तो कमा लिया, लेकिन उसने पैसे को संभाल के रखने के लिए जो स्किल चाहिए वो कभी नहीं सीखा। मैं एक गेम खेलता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसका नाम है COC, क्लैश ऑफ क्लैंस। आप में से बहुत सारे लोग खेले होंगे। तो उसमें मैं जब बहुत छोटा था खेलता था, तो उसमें ना क्या होता है, एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है, और जितना बड़ा होता जाता है उस किंगडम का आर्मी भी बड़ा होता है, और दूसरे किंगडम पे अटैक करता है तो उसका डिफेंस भी बड़ा होता रहता है। तो मैं सोचता था कि यार इतना बड़ा आर्मी लेके अगर मैं अटैक करता ना, मैं भी बहुत कुछ कर देता। फिर मेरे जो अंकल थे उसने बोला, अच्छा चल, मेरा तो इतना बड़ा बेस है तो तू अटैक करके दिखा। मैंने अटैक किया, और आप मानेंगे नहीं, मैं खुद के बेस में 2 से 3 स्टार ला पाता था, वहाँ पे मैंने एक भी स्टार नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उतने बड़े डिफेंस के सामने इतने बड़े आर्मी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। सेम उस इंसान को भी ये पता ही नहीं था कि इतने सारे पैसे को सही से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं बीइंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर नॉट सेम। 4th लेसन जो मॉर्गन हसल ने अपने किताब में दिया है वो है मनी इज़ द टूल टू बाई योर टाइम, यानी कि मनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप अपने टाइम को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपको पता है आज अगर कुछ भी आप काम नहीं करेंगे, फिर भी बैठे बैठे आपका पूरा ज़िंदगी चल जाएगा, आपको ज़िंदगी में कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। इस बार भी आप काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप एक IT इंजीनियर थे, आप फाइनेंशियली फ्री होने के बाद भी एक IT इंजीनियर है, लेकिन पहले के काम में और अभी के काम में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि पहले आप काम करते थे पैसों के लिए, अभी आप काम करते हैं अपने खुशी के लिए। क्योंकि आज अगर आप चाहें कि नहीं, मुझे अब IT प्रोफेशनल की तरह काम नहीं करना है, मैंने इतना पैसा सेव कर लिया कि मैं हर साल 5 से 6 टूर ले सकता हूँ, वर्ल्ड टूर, और उसके साथ साथ मेरा जो डेली एक्सपेंसेस है वो भी कवर अप होता जाएगा। तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके पास वो पैसा है। लेकिन वहीं पे जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, जिसने लोगों को दिखाने के लिए कार खरीद लिया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए बंगला खरीद लिया, नया फ़ोन खरीद लिया, जिसे हम लोग रिच कहते हैं, और वो इंसान रिच है और आप एक वेल्दी इंसान है, तो वेल्दी इंसान के पास पैसा है अपना वक्त खरीदने का, जिसके चलते वो अपने मर्जी का मालिक बन पाता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियली फ्री होने पे फोकस कीजिए और अपने पैसों से टाइम को खरीदने की कोशिश कीजिए। आखिरी लेसन जो मॉर्गन हसल अपने किताब में देते हैं वो है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। आप जो YouTube यूज़ करते हैं, आप जो Facebook यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, ये सब बिल्कुल भी फ्री नहीं है। अगर आप इसके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपका डेटा कंपनी लेके उसे सेल करके आगे आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए जो कंपनी उसे पैसा दे रहा है, उससे वो कंपनी पैसा कमा रहा है। पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है, वरना इतना बड़ा कंपनी, इतने सारे सर्वर्स, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स, ये सब ऐसे ही काम नहीं कर रहे। इसके पीछे इतना सारा मैन पावर, सबका एक कॉस्ट है और आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि वो लाइन तो आपने सुना ही होगा, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। तो आप समझना सीखिए, हर चीज़ का एक वैल्यू होता है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं होता। यहाँ तक कि आप जो गुरुद्वारे में जाके उसके बाद हरे कृष्णा टेम्पल में जैसे स्टीव जॉब्स जाके खाना खाते थे, वो कहते हैं ना, And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. लेकिन वो चीज़ भी फ्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टीव जॉब्स जाके गुरुद्वारा जाके आप फ्री में खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसा
कोई अमीर इंसान डोनेट कर रहा है, उसके लिए आपको फ्री में खाना मिल पा रहा है। आप नेटफ्लिक्स में अपने दोस्त का पासवर्ड लेके फ्री में देख रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन वो जो आप टाइम उसके पीछे दे रहे हैं, उस टाइम का कीमत है, क्योंकि उस टाइम के चलते वो कंपनी नेटफ्लिक्स को पे कर रहा है और नेटफ्लिक्स आपको दिखा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। आपको बस ये समझना पड़ेगा कि उस चीज़ को पाने के लिए जो प्राइस मुझे पे करना पड़ रहा है, क्या वो उसके वैल्यू को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। अगर नहीं तो बिल्कुल वो काम मत कीजिए, और अगर करता है तो आपकी मर्ज़ी कीजिए। तो ये थे वो 5 लेसन्स जो मैंने सीखे इस अमेजिंग बुक से। अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन में कहीं पे भी मिल जाता है, और आप ऑफलाइन से भी खरीद सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। और चैनल पे ऐसे ही नए वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर देना। इस साल के अंदर 1K कंप्लीट करना है, तो देखते होता कि नहीं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।